बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है बच्चों, ये चैप्टर नंबर 13 का समझ लें कि पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका नाम है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। तो स्टोरी ये है कि पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी ओवर आई, लेकिन इस इक्वेशन के मुताबिक वोल्टेज चेंज करने से करंट तो चेंज होगा बट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है। सो अगर हमें किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस चेंज करनी है, अगर हमें किसी कंडक्टर को ग्रेटर रेजिस्टर पर लेकर जाना है या स्मॉलर रेजिस्टर पर लेकर जाना है, देन व्हाट वी विल डू। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि एक प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो यहां पर देखना है आप सब बच्चों ने कि बाय द एक्सपेरिमेंट्स वी हैव सीन कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, यानी अगर कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज करती जाएगी तो ये देखा गया है कि उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करती जाती। सो एक मेथड तो ये हो गया रेजिस्टेंस बढ़ाने का कि हम उसकी लेंथ इंक्रीज करते जाएं, लेकिन एरिया के साथ हमने जो बिहेवियर देखा वो इनवर्स बिहेवियर देखा, यानी एरिया जैसे जैसे ग्रेटर होता चला गया फॉर अ स्पेसिफिक कंडक्टर, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो पहले से कम होती चली गई। सो हम दोनों चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ डायरेक्टली एंड टू एरिया इनवर्सली। अब इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L ओवर A, R इज इक्वल टू अ कांस्टेंट L over A, and that constant, students, is called resistivity। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी को आगे हम एक्सप्लेन और डिफाइन करेंगे। तो हम लिखते हैं R इज इक्वल टू, अच्छा रेजिस्टिविटी को सिंबल रो से डिनोट करते हैं, ये याद रखना है आपने। R इज इक्वल टू रो L ओवर A। सो यहां पर हम रेजिस्टिविटी को चूंकि इंक्लूड कर चुके हैं तो पहले रेजिस्टिविटी को यूनिट वाइज डिफाइन कर लें कि रेजिस्टिविटी कैन बी रिटन एज आर ए डिवाइडेड बाय एल। आर का यूनिट ओहम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट मीटर। तो व्हाट विल हैपन, मीटर एक मीटर से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या रहेगा याद रखने के लिए, यू ऑलवेज रिमेंबर कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दो मिलते जुलते नाम आ रहे हैं, एक नाम आ रहा है रेजिस्टेंस का और एक नाम आ रहा है रेजिस्टिविटी का। ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक छोटे बर्तन में पानी है और एक बड़े बर्तन में पानी है। सेम इज द केस विद हेयर। यहां पे हमारे पास छोटे बर्तन में पानी है, यहां पर बड़े बर्तन में पानी है। सेम इज द केस हेयर। अब आप सबसे पहला सवाल है, अगर हम मास कंपैरिजन करें तो इन दोनों डायग्राम्स में से ग्रेटर मास किसका है? बी का। सो मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए। अब कंपैरिजन करते हैं इसमें, मुझे ये बताएं ए और बी में से डेंसिटी किसकी ज्यादा है? डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ए या वाटर इज इक्वल टू द डेंसिटी इन कंटेनर बी, क्योंकि दोनों सूरतों में ये वाटर है। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है और ये कांस्टेंट होती है। सो यहां पर अपना आंसर पहले तो रेक्टिफाई कर लें कि दोनों बाउल्स में, दोनों बर्तनों में जो पानी की डेंसिटी है वो बराबर है। पानी को अपनी एक्सपेंशन से, मिकदार से फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी को मिकदार से फर्क पड़ता है किसको? मास को।
मगर पानी किसी भी क्वांटिटी में हो, इट्स डेंसिटी विल रिमेन सेम। ठीक होगी बात? अब यहां पर जरा चीजें समझनी है। इस जगह पर कंटेनर ए और कंटेनर बी में मास क्यों डिफरेंट हो गया? क्योंकि इस कंटेनर की लेंथ भी चेंज हो गई और इस कंटेनर का एरिया भी चेंज हो गया। सो वो चीजें बच्चों जो लेंथ और एरिया वगैरह चेंज करने से जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, उनको हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज का। अब देखें, यहां पर भी तो लेंथ और एरिया चेंज हुआ है, लेकिन उससे पानी की डेंसिटी को, यानी पानी के मास पर यूनिट वॉल्यूम को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इन प्रॉपर्टीज को हम नाम देते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और सॉरी यहां पर एक्सट्रिंसिक का वर्ड नहीं, यहां पे एक्सटेंसिव का वर्ड यूज कर लें। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जरा गौर से समझनी है दोबारा। वो प्रॉपर्टीज या वो फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें लेंथ और एरिया के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मिसाल के तौर पे डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में शुमार होती। और वो क्वांटिटीज जिन्हें लेंथ और एरिया के चेंज होने से फर्क पड़ता हो, दीज क्वांटिटीज आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट आप अपनी आसानी के लिए याद रखें कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड डेंसिटी। अब मैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे आपको आइडिया देता हूं कि जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल की इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी ये मटेरियल की नेचर पर तो डिपेंड करती है कि मटेरियल कौन सा है, लेकिन इसको मटेरियल की डायमेंशंस, लंबाई चौड़ाई चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रेजिस्टेंस जो है उसकी मिसाल बिल्कुल मास जैसी है कि आप जैसे ही किसी वायर की लेंथ और एरिया को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस ने ऑटोमेटिकली चेंज हो जाना है। सो अब फटाफट आंसर करना है मुझे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में से कौन सी क्वांटिटी इंटेंसिव है? रेजिस्टिविटी। और कौन सी एक्सटेंसिव है? रेजिस्टेंस। ठीक है। सो अब मैं और आसान करके समझाता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉपर वायर है। कॉपर वायर है, ये पहली कॉपर वायर है, ये हमारे पास एक दूसरी कॉपर वायर है, और ये हमारे पास एक तीसरी कॉपर वायर है। तीनों में आप एक चीज देख रहे हैं कि लेंथ पहले से ज्यादा हो रही है, तो इन सब वायर्स की रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। लेकिन चूंकि ये सारी वायर्स कॉपर से बनी हुई हैं, यानी इनकी नेचर सेम है, तो इन तमाम वायर्स के लिए जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। सो रेजिस्टिविटी की एक डेफिनेशन आप लोग बुक पर लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर is called resistivity. Resistance of मीटर क्यूब ऑफ अ वायर, ये सिंपल डेफिनेशन है जो आप रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है। अभी आगे सारे ग्राफिक्स रिपीट होंगे तो मैं आपको ग्राफिक्स के साथ भी आगे समझाता हूं। तो यहां तक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब आपकी बुक में ये टेबल 13.1 है, इसमें ये जो पहला कॉलम है सारे का सारा ये मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी के बारे में है। ठीक है। और ये नीचे तक सो ऑन रेजिस्टिविटी चल रही। ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम आप देखना है। अब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कॉपर पे उसने एक रेजिस्टिविटी की एक वैल्यू लिखी हुई। भाई कॉपर की कई तरह की तारें हो सकती हैं, छोटी पतली लंबी मोटी, लेकिन उसने एक वैल्यू क्यों लिखी है? अगेन वो कॉपर है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। अगर हम कॉपर को रिप्लेस करेंगे सिल्वर से तो ऑटोमेटिकली उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। सो अब सब बच्चे याद रखेंगे कि रेजिस्टिविटी
is just like the concept of density. It does not depends upon dimensions, it does not depends upon the change in length and area, it only depends upon the nature. और आगे जाकर आप ये भी पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इसके बाद यहाँ पर भी एक और डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी की, आप इसको नोट डाउन करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, कि रेजिस्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस a given cross sectional area of a material will experience per unit length of the material। अब इसमें गौर करें तो एरिया और लेंथ का जो जिक्र है वो बेसिकली टोटल कुल मिला के वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ही दे रहा है। तो वही जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई, रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये भी आप कर सकते हैं, इसको सिंबल रो से डिनोट करते हैं, ओम मीटर इसका यूनिट है और आर ए डिवाइडेड बाय एल इसका फॉर्मूला है। अब ये जो फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एरिया बाय लेंथ, इससे आप सब नोट डाउन कर लें। आप सब बच्चों ने न्यूमेरिकल नंबर 4 सॉल्व करना है, उस पर सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगना। आपको रेजिस्टिविटी गिवन है, एरिया आपने फाइंड करना है, उसमें एरिया बड़े टेक्निकल वे में दिया हुआ है और लेंथ आपने पुट करनी है बच्चों। तो आपने न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है वो सॉल्व करके मुझे उसकी ओके रिपोर्ट देनी है। सो नेक्स्ट थिंग देखें कि यहाँ पर उसने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखा हुआ और यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ। यहाँ पर उसने जो चीज शो की है, उसने कहा एक वायर है जिसका एरिया कम है और वही सेम वायर जिसका एरिया ज्यादा है। ठीक है, तो जिसका एरिया कम है उसकी रेजिस्टेंस ग्रेटर है, जिसका एरिया ग्रेटर है उसकी रेजिस्टेंस स्मॉलर है। तो उसने रेजिस्टेंस में चेंज शो की है, ठीक है, और रेजिस्टेंस में चेंज शो की है, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं बताई। सेम इसी तरह यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। अगेन रेजिस्टेंस में फर्क दिखाया जा रहा है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज सेम। यानी यूं समझ लें कि ये ब्लू कलर किसी एक सेम मटेरियल को मेंशन कर रहा है। तो रेजिस्टिविटी ने कब चेंज होना है, जब आप नेचर चेंज करेंगे। लेंथ और एरिया चेंज करने से रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम आगे फर्दर चलते हैं अपने यूनिट्स पर, जो याद करना समझना बहुत जरूरी है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, R इज इक्वल टू वी ओवर आई, और रेजिस्टेंस का यूनिट हमने क्या पढ़ा, ओम। और ये डिपेंड करता है किन चीजों पे, ये नेचर पे, टेम्परेचर पे और डायमेंशन यानी लेंथ और एरिया पर। कंडक्टेंस का फॉर्मूला I ओवर V है, इसके यूनिट्स हम पढ़ चुके हैं, मो पर ओम, ठीक है, और साइमन। और ये भी डिपेंड करता है नेचर, टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया यानी डायमेंशंस पर। अब आज हमने क्या पढ़ी है, रेजिस्टिविटी। रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, तो इसका यूनिट क्या बना हमारे पास, ओम मीटर। लेकिन याद रखें कि ये सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ये लेंथ पर, एरिया पे डिपेंड नहीं करती। यहां पे मैं एक एमसीक्यू कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं। फॉर एग्जांपल आपको सवाल आ जाए कि हमारे पास एक कॉपर वायर है और हम उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हैं, तो बताएं अब जो उसका हाफ पोर्शन है उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो वो कट कर भी तो कॉपर ही है, लिहाजा इट्स रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। हाँ, रेजिस्टेंस पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो चूंकि लेंथ हाफ हो गई है, रेजिस्टेंस भी पहले से हर हिस्से की हाफ हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखना है। इसके साथ बेटा लास्ट एक पोर्शन आता है कंडक्टिविटी का। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट ही देखकर आपने इसको पर ओम पर मीटर भी लिख सकते हैं, MHO पर मीटर भी लिख सकते हैं, और साइमन पर मीटर भी लिख सकते हैं। यानी कंडक्टेंस के यूनिट के साथ पर मीटर को एडजस्ट करना है। और ये भी चूंकि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है तो इट आल्सो ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। अब इसके बाद यहां पर एक कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फर्क देखें। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस, रेजिस्टिविटी डू नॉट। एक कॉपर वायर है हमारे पास, ठीक है, हम
तीन डायग्राम्स में क्या दिखा रहे हैं, स्मॉलर लेंथ, ग्रेटर लेंथ, अगेन ग्रेटर लेंथ। और यहां पर एक चीज दिखाया गया कि हमारे पास लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस तो बढ़ी है, बट रेजिस्टिविटी के बारे में क्या आ रहा है, इट रिमेन्स सेम। अगेन लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस मजीद बढ़ी है, लेकिन मटेरियल चूंकि सेम है तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। नेक्स्ट कि हमारे पास दो वायर्स हैं, एक कॉपर वायर है और दूसरी सिल्वर वायर। अब हो सकता है कि लेंथ ऑफ कॉपर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सिल्वर हो, इसी तरह एरिया ऑफ कॉपर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सिल्वर हो, यानी एक जैसी आइडेंटिकल वायर्स हम ले लें। तो मुझे बताएं, अगर हम कॉपर और सिल्वर की आइडेंटिकल वायर्स एक जैसी ले लें तो क्या उनकी रेजिस्टेंस सेम होगी? हाँ जी बच्चों, अगर कॉपर और सिल्वर की दोनों वायर्स बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक जैसी लेंथ और एक जैसा एरिया, गुड, बिल्कुल नहीं होगी। इसकी मिसाल आप यूं ही समझ लें कि एक ग्लास में और सेम उसी आइडेंटिकल ग्लास में, बस दो आइडेंटिकल ग्लास, एक भरा हुआ है पानी से और एक भरा हुआ है ऑयल से, ठीक है। तो एन मुमकिन है दोनों का मास सेम हो, लेकिन दोनों की डेंसिटी सेम नहीं होगी। सेम इज द केस विद के दोनों वायर्स एक जैसी साइज की बना भी लें तो दोनों चूंकि नेचर्स डिफरेंट रखती हैं, इसलिए उनकी रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट हो जाएगी। तो यहां तक कॉन्सेप्ट आया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। अब अगले पेज पर आएंगे तो आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मिलेगा, ये हमने सीखना और समझना है और इसकी डेरिवेशन में बताता हूं। सबसे पहले बच्चों इस डायग्राम पे गौर करना है। यहाँ पे मैंने बर्फ बना के एक इल्यूजन दिया है, एक आइडिया दिया है कि हम किसी रेजिस्टर को पहले लोएस्ट टेम्परेचर लेट से 0 डिग्री पर उसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं और उस रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं R0 का, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हम उसको हीट अप कर लेते हैं, तो जिस भी टेम्परेचर तक हम उसको लेकर गए उसको हम T डिग्री सेल्सियस कह देते हैं और उस टेम्परेचर पर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम RT का नाम देते हैं। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी चलती है उसको गौर से समझना है। द डिफरेंस ऑफ RT एंड R0 इज प्रोपोर्शनल टू R0। इसका मतलब ये है कि जितनी स्टार्ट में वैल्यू होगी ना, यानी R0 वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज भी उतना ही ज्यादा आएगा। नंबर 2, RT माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एज वेल। ये चेंज उतना ही ज्यादा होगा जितना टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। सो दो चेंजेस इनमें रख लें कि ये RT माइनस R0 एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। सो तीसरे हिस्से में हम दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को इकट्ठा कर देते हैं, दैट RT माइनस R0 इज प्रोपोर्शनल टू R0T। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ने खत्म होना, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन ने खत्म होना और यहां पर आना है एक कांस्टेंट ने। इस कांस्टेंट का सिंबल है अल्फा, यहां पर हम अल्फा लिखेंगे और अल्फा लिखने से पहले हम ये R0T को दूसरी तरफ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया अल्फा। मैंने यहां पर अल्फा इसलिए लिखा है बच्चों के यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन और यहां पर अल्फा का साइन सेम है, इसलिए मैंने यहां पे प्रोसीजर में लिखा है कि कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट अल्फा है और अल्फा को फिर उसी तरह लिखना पड़ता है जैसा अल्फा का साइन होता है। प्रोपोर्शनैलिटी और अल्फा के साइन सिमिलर होते हैं। अब ये जो अल्फा है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा का नाम याद रखना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैं एक दफा सिंपल डेरिवेशन भी कर देता हूं, दैट RT minus R0 is proportional to R0, then RT minus R0 is proportional to temperature, then RT minus R0 is equal to a constant और R0T आ जाएगा। That constant is alpha। अच्छा, यहां से मैं दो तरफ चीज फॉर्मूला को लेकर जाऊंगा, एक न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूं और इस फॉर्मूला को आगे सिंपल कैसे करें। तो अल्फा कैन बी रिटन एज RT minus R0
ओवर आर नॉट टी। अब देखें, रेजिस्टेंस माइनस रेजिस्टेंस विल बी रेजिस्टेंस, तो यूनिट ओम आएगा। इस रेजिस्टेंस का यूनिट भी ओम आएगा। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, तो ओम से ओम कैंसिल हो रहा है। बच्चों अल्फा का यूनिट क्या आ रहा है? पर केल्विन। इसको क्या पढ़ना है? पर केल्विन। ठीक है, ये जो अल्फा है इसकी अभी और भी कई चीजें बातें सीखने समझने वाली हैं, लेकिन यहां से मैं एक न्यूमेरिकल के लिए आपको असिस्टेंस दे दूं। अब यहां पे हम क्या करें, आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी। आप आर टी को यहां रहने दें और आर नॉट को उस तरफ ले जाएं, तो ऐसे इक्वेशन बनेगी, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। और आर टी, इसके लिए आप आर नॉट इसमें से कॉमन निकाल लें और अंदर बच जाएगा 1 प्लस अल्फा टी। तो आपका जो पांचवा न्यूमेरिकल है बच्चों, उसमें ये इक्वेशन यूज होनी है, ये अपने पास लिख लें। आर टी फाइंड करना आपने, रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस, आर नॉट की वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है, और टेम्परेचर्स दो दिए हुए हैं। आपने उन दोनों टेम्परेचर्स का डिफरेंस फाइंड करके फिर यहां पे पुट करना है। तो एक नजर अपना न्यूमेरिकल नंबर 5 देख लें। ये वाली अरेंजमेंट उसके लिए यूज होनी है और ये वाला फॉर्मूला यूज होना है। तो यहां तक अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ये भी किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट होता है, उसकी दलील आपको दोबारा आपकी बुक में ही इस टेबल में मिलेगी। इस टेबल में जो दूसरा कॉलम है वो अल्फा का बना हुआ है, और हर मटेरियल के अल्फा की एक ही कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है। अब यहां पर मैं आपको एक और मजे की चीज समझा रहा हूं। अल्फा कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पीटीसी, एनटीसी। पीटीसी मींस पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स, एनटीसी मींस नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ने लग जाए और टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस कम होने लग जाए, ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं पीटीसी, यानी हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। इसमें जनरली सारी मेटल्स आ जाती। दूसरी तरफ एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स, ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन इनवर्स हो। टेम्परेचर बढ़ाएं, रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाए। ऐसे मटेरियल्स में आते हैं सेमीकंडक्टर्स, ये सेमी मेटल्स। अब आप अपने टेबल पे ही अगर गौर करें आखिरी 3 अल्फाज पर, और से देखें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन तीनों की वैल्यूज क्या आ रही हैं? नेगेटिव आ रही हैं। तो मुझे बताएं इन तीनों के लिए अल्फा क्या साइन रखेगा? नेगेटिव। और ऊपर जितने मटेरियल्स दिए हुए हैं उनके लिए अल्फा का साइन क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, अब ये इनका अल्फा नेगेटिव क्यों होता है? इसके लिए हम चैप्टर नंबर 18 तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पूरी जो है यूं कह लें कि थ्योरी है सेमीकंडक्टर्स की, जहां पर हमें समझ आएगा कि टेम्परेचर के बढ़ने से उनकी रेजिस्टेंस कम क्यों होती है। तो यहां पर हमारा अल्फा का कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। यहां पर इसके यूनिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ग्रुप 2 जो है उसमें जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, नहीं वो एनटीसी नहीं है, एनटीसी जो सेमीकंडक्टर्स है ना, ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 4 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, और यहां पर बच्चों एक आपको ग्राफ दिया हुआ है जिसमें रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाया गया है किसी मेटल के लिए, ऐसी मेटल जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है। और एक और बात बच्चों, आप इसको रेजिस्टिविटी के मीनिंग्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर टी आर नॉट की बजाय ग्रुप 4 के जो पहले 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्योंकि यही हमारे पास सेमीकंडक्टर्स है, उसके बाद फिर मेटल्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं।
तो रेजिस्टिविटी में क्या दिखाया गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। तो बच्चों यहाँ पर ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा टेम्परेचर चेंज पर केल्विन। सो यहाँ पर मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिए, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स, और ये हमारे टोटल टॉपिक की समरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड भी कर दूंगा। यहाँ पर बच्चों हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय R, formula is rho L by A, and resistivity is denoted as RA by L. Resistance depends upon nature, temperature, dimensions, and resistivity depends only on nature and temperature. If a wire is cut into two halves, its resistivity will remain same, its resistance will reduce to half. Secondly, अब आपने मुझे बताना है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम, रेजिस्टिविटी ओम मीटर, कंडक्टेंस का यूनिट पर ओम और कंडक्टिविटी का यूनिट पर ओम पर मीटर, जो सिंपली जनरली आप याद रख सकते हैं, वैसे तो फिर बाकी भी याद रखने पड़ते ही हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद आपके पास अल्फा का फॉर्मूला है RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 T, और अल्फा का यूनिट क्या है, पर केल्विन है।